नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर पीसीएस प्री 2021 के 50 प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व हमने प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज के 14 से 15 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें हमने 1000 प्रश्नों को डिटेल्स में पढ़ा है। दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को परीक्षा से पहले जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर हमेशा इसी पैटर्न पर बनता है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को 2 बार अवश्य देखें और खुद को परखिए कि आपको इन प्रश्नों में से कितना याद है और कितना याद करना है। दोस्तों, यह वीडियो यूकेपीएससी आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस तथा यूके ट्रिपल एससी, वीडियो बीपीडीओ आदि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी सभी वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे व हमारी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। और वहीं दोस्तों, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के प्रावधान हैं। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं रखी गई हैं जिन्हें संवैधानिक मान्यता है। दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा, आप लोग उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। और दोस्तों, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 सदस्य। दोस्तों, लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहले 1921 में किया गया था और इस समिति का गठन वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और दोस्तों, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था। और वहीं दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप अपनाया गया था। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह गीत गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों यह प्रश्न हमने भारत में कौन क्या है वाली पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। और दोस्तों मानवाधिकार आयोग एक विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगला प्रश्न है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू और कश्मीर का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक था। और दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार हैं। दोस्तों सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। और दोस्तों जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। और वहीं दोस्तों वर्तमान में जनरल अनिल रावत भारत के सीडीएस हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका लक्ष्य है विश्व के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं की रक्षा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और वहीं दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए अब 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार में समाप्त करके अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। और ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पहली है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद है मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत ये 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। आप लोग इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव को कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह के भीतर पंचायत चुनाव किया जाना चाहिए।
दोस्तों यदि पंचायत सदस्य का कार्यकाल 6 माह से कम का रह गया हो तो चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होता है। और दोस्तों यह प्रावधान अनुच्छेद 243 गांव के भाग 3 में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सार्क, जिसे दक्षेस भी कहते हैं, शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1986 में भारत में सर्वप्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों भारत में सार्क शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 1986 को सर्वप्रथम बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया था। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 102वां संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। दोस्तों 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 2018 में भारत में पिछड़ी जातियों ओबीसी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। और वहीं 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेदों 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। दोस्तों राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष कार्यमुक्त हो जाते हैं। और वहीं दोस्तों विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों जब भारत ने पहले प्रयोग नहीं प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। वर्ष 1998 में भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत में नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। दोस्तों पहली बार 21 अप्रैल 2006 में दिल्ली के विज्ञान भवन में सबसे पहले नागरिक सेवा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1981 में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था। दोस्तों इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं का स्तर पता करने व उसे नियंत्रित करने के प्रावधान दिए गए हैं।
और यह अधिनियम वर्ष 1981 में बना था, जो 29 मार्च 1981 को संसद में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्यों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यसभा में सीटों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 6 और उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हैं 3 और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें हैं 5 और पंजाब में राज्यसभा की सीटें हैं 7। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 88 के अनुसार यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम अस्तित्व में आया। दोस्तों, वर्ष 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम के माध्यम से राज्य का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, अर्थात 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पर्वतीय जिलों को अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा सत्र में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। दोस्तों, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मार्च 2020 में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल में निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं और गढ़वाल में राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था। दोस्तों, ट्रेल ने उत्तराखंड, कुमाऊं व गढ़वाल में अपने कार्यकाल में 7 भूमि बंदोबस्त भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्धारित होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के लिए 3 सांसद चुने जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल व हरिद्वार। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर
टोबिन टैक्स लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों द्वारा अधिनियम, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा कृषि उत्पादों के बाजार को विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक वैधानिक निकाय है। यह ऑप्शन सही नहीं है। और इसके अलावा पहला ऑप्शन है, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। ये सभी ऑप्शन सही हैं। दोस्तों, अगस्त 1952 में केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, और यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1977 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी, जो कि 21 थी। और दोस्तों, वर्तमान में महिला सांसदों की संख्या अब बढ़कर 82 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना वर्ष 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, जो 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रा का कमजोर होना। दोस्तों, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में मुद्रा का कमजोर होना कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, और बाकी ऑप्शन गलत है। दोस्तों, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। और दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण उधार लेने वालों को लाभ पहुंचता है, जबकि ऋणदाता को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दोस्तों, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का अंतर्प्रवाह बढ़ गया था, और विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई थी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार ने देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, और उस समय उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इस आर्थिक सुधार के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ थे। और दोस्तों, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का अंतर्प्रवाह बढ़ने के साथ साथ भारत के विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंपनी के कर्मचारी को। दोस्तों, कंपनी अधिनियम
2013 की धारा 2 के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर का अर्थ ऐसे इक्विटी शेयर से है जो किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर जारी किए जाते हैं। और दोस्तों स्वेट इक्विटी का आशय एक कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की और कंपनी को दिए गए गैर मौद्रिक योगदान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस अथवा किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत गेहूं, चावल, दालें के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अक्टूबर 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया था। इसकी क्रियान्वयन का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहला राष्ट्रीय, फिर उसके बाद राज्य और उसके बाद जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जाता है। दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, परंतु आप लोग ना तो शेयर करते हो ना ही खुद फ़ायदा उठाते हो। अगर आप इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जीएस में आप 95% प्रश्न परीक्षा में सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधोगामी या अक्रमित कर प्रणाली पाई जाती है। भारत में अधोगामी अथवा अक्रमित कर प्रणाली पाई जाती है या फिर डिग्रेसिव टैक्स प्रणाली पाई जाती है। इसमें प्रगतिशील तथा आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छठवीं योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है और रोलिंग प्लान की अवधारणा का जन्मदाता गुन्नार मिर्डल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही है। दोस्तों एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन और एनएनपी बराबर होता है जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। और दोस्तों मूल्य ह्रास या पूंजी का उपभोग सकल उत्पाद में शामिल होता है और ध्यान रहे शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो दोस्तों आपको यह बताना है कि इनमें से क्या शामिल नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूंजी बाजार को मजबूत करना शामिल नहीं था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार तथा लैंगिक असमानता को कम करना, ये सब 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित थे। और दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार प्राप्त करना था, जिसके विकास की गति तीव्र एवं समावेशी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और विश्व व्यापार संगठन की संरचना द्विस्तरीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटा 0 है तब उधार की राशि होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। दोस्तों प्राथमिक घाटा क्या होता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यह बजट घाटे का एक प्रकार है जिसे राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एचडीआर 2010। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के आधार पर लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 131वीं रैंक है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में 189 देश शामिल होते हैं और वर्ष 2020 में भारत की 131वीं रैंक थी और 2022 में भारत की 132वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2020 में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था। और दोस्तों इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, जिसमें पहला है सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम और दूसरा है लघु विनिर्माण और तीसरा है मध्यम विनिर्माण। आप लोग इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियां गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी कहलाती हैं। दोस्तों गिल्ट सिक्योरिटीज सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड है। वे सरकारी प्रतिभूतियां हैं यानी सरकार द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए उपकरण। और गिल्ट एंड सिक्योरिटीज बहुत कम जोखिम के साथ एक उच्च श्रेणी का निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी MIGS संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक समूह से बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संबंधित है। दोस्तों बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA विश्व बैंक समूह की एक संस्था है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। बहुपक्षीय विनियोग अभिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राजनीतिक और आर्थिक जोखिम बीमा की पेशकश करके विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल्यवर्धित कर वैट को वस्तु एवं सेवा कर GST द्वारा समाप्त किया गया है। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर द्वारा मूल्य संवर्धित कर को समाप्त कर दिया गया है और GST भारत सरकार की एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। और दोस्तों GST को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, HAL हेल उत्तराखंड में स्थित नहीं है, जबकि CBRI ONGC और भेल उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों CBRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में
स्थित है। और ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि देहरादून में स्थित है। और HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों BHEL का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि हरिद्वार में स्थित है। HAL उत्तराखंड में स्थित नहीं है। HAL का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण और विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण। विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित बॉन्ड अथवा स्टॉक क्रय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का उदाहरण है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9। दोस्तों उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है। और दोस्तों उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2004 को की गई थी। दोस्तों बहुत से दोस्त कहते हैं कुछ मोटिवेशन कीजिए। मैं कहता हूँ जब तक आपके अंदर से कुछ करने की आग नहीं होगी, आप कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए खुद में इम्प्रूवमेंट कीजिए और लगातार तैयारी करते रहें। सफलता मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु एक दिन ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।